वचन से कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि आंखों में चमक आ जाए कि गुरुजी शादी होगी, जब शादी होगी तो 7 वचन लूंगा। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर जी से जब मैंने पूछा कि वचन का मतलब क्या है, कितने होते हैं वचन? तो कंप्यूटर जी बोले गुरुजी वचन वचन तो 7 होंगे सर, क्योंकि 7 वचन 7 निभाना साथिया, 7 वचन तेरे साथ, ठीक है ना, कुछ ऐसा कि सर 7 वचन होंगे। नहीं नहीं नहीं, गलती है। वचन समझ वचन शब्द सुनते ही आंखों में चमक नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, अभी दूर है ये। अच्छा, वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सर संख्या से, ठीक है ना। वचन शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है ये होता है सर संख्या। क्या होता है? संख्या। और संख्या से आपको मेरा तात्पर्य ये है कि या तो संख्या 1 होगी तो सर उसको एक वचन कह दिया जाएगा, जैसे ही संख्या 1 से अधिक हुई तो उसको बहुवचन कह दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। क्या परीक्षा देखो ऐसे सवाल पूछती है कि उसने सवाल पूछा कि 2 लड़के घर जा रहे हैं। क्या सवाल पूछा? 2 लड़के घर जा रहे हैं और ए विकल्प में रखा, बी विकल्प में रखा, सी और डी। उसने कहा ए विकल्प में यहाँ पर बताइए क्या यहाँ द्विवचन है, यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर सर हमें ना पता गुरुजी, चलो छोड़ो उसको। यहाँ पर सर बहुवचन है, यहाँ पर बहुवचन है या यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताओ जरा, इसका उत्तर क्या होगा? कि सर अगर एक ऐसा सवाल है कि 2 लड़के घर जा रहे हैं तो उत्तर क्या होगा? विकल्प क्रमांक ए क्या होगा? विकल्प कि गुरुजी द्वैवचन है। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर द्वैवचन जैसा कोई कॉन्सेप्ट हिंदी में है ही नहीं। सीधा उत्तर आता है एक वचन, एक के बाद सीधी गाड़ी रुकती है बहुवचन पर। यानी जब तक संख्या 1 है तब तक तो एक वचन, जैसे ही 2 हुई या 2 से अधिक हुई, कहने का मतलब जैसे ही 1 से अधिक कोई संख्या हुई तुरंत बहुवचन। ठीक, ये द्वैवचन जो कॉन्सेप्ट है ना साहब, ये संस्कृत का कॉन्सेप्ट है। जैसे नपुंसकलिंग संस्कृत का कॉन्सेप्ट था ना, वैसे ही वचन वाले टॉपिक में द्वैवचन संस्कृत का कॉन्सेप्ट है, हिंदी में कुछ नहीं होता है। जैसी संख्या 1 है तब तक तो एक वचन, एक के बाद जैसे ही बढ़ गई तुरंत बहुवचन। फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर संख्या 2 है कि क्या है, कुछ नहीं, सीधा उत्तर बहुवचन। विकल्प क्रमांक सी इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? होता ही नहीं है हिंदी में, होता ही नहीं है द्वैवचन। मतलब जब तक संख्या 1 है, 1 से अधिक हो गई तो बहुवचन। इस पर भी हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसके ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं और जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। एक एक शब्द को छापना ये अशुद्धि में बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है ना। कि सर वचन, अब सर वचन हमें पता चल गया कि जब तक संख्या 1 होगी एक वचन, जैसे ही 1 से अधिक हो गई तो बहुवचन। बहुवचन का मतलब ये नहीं है कि बहु को दिया गया वचन या शाम को मोमोज लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, नहीं, वो वाला वचन नहीं। कि बहुवचन का मतलब ये है कि जहां पर 2 से अधिक संख्या या 2 से अधिक संख्या मिल जाए, जैसे 1 से अधिक कोई संख्या होगी ना तुरंत यहाँ पर बहुवचन, एक संख्या है तो एक वचन। इसका मतलब ये है कि सर कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। जैसे जैसे मैंने एक शब्द लिखा, इस शब्द पर ध्यान लगाओ। एक शब्द लिखा मैंने जनता, क्या लिखा मैंने? जनता। अब जनता शब्द सुनने में तो लगता है सर बहुत सारी जनता है, लेकिन जनता शब्द का मतलब क्या है? जनता का मतलब है कि ये एक वचन वाला शब्द है। जनता होगी बहुत सी, लेकिन ये शब्द एक वचन में प्रयोग होगा। जैसे अगर आपने ऐसे लिख दिया कि सर जनता आ रही है, जनता आ रही है, और अगर आपने ऐसे लिख दिया कि जनता आ रही है, तो कौन सा वाक्य गलत और कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो जनता आ रही है ये बहुवचन है, और ऐसा सर जनता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जनता आ रही है ये बिल्कुल ठीक है। जनता आ रही है, जनता आ रही है नहीं कि सर जनता है तो बहुत सारी होगी तो सर यहाँ पर बहुवचन कर दो इसको, नहीं, जनता आ रही है गलत वाक्य हो जाएगा। जनता आ रही है यानी जनता शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा एक वचन में। इसी तरीके से इस तरफ अगर हम बातचीत करें ना, इस तरफ, चलो पहले सबसे पहले एक वचन वाली शब्द करते हैं ना, जनता। जनता के साथ साथ एक शब्द आता है यहाँ सहायता। जब हम किसी की सहायता करते हैं ना, ये सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, सहायता की जाती है। इसके साथ वर्षा, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। आकाश, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। मैंने कहा प्रजा, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। और ध्यान रखिएगा जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि सर ऐसी संज्ञा जो कि ठोस द्रव गैस में प्रयोग होती है। ठोस, इसको यहाँ लिखो, सर ऐसी संज्ञा जो कि ठोस द्रव और गैसीय अवस्था में मिलती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर मुझे बताइए पीतल, ठोस होगी। मैंने कहा तरल यानी दूध, तेल, पानी, कुछ भी लिख दिया। गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। मैं कहूं पीतल का बहुवचन क्या होगा? कुछ नहीं, पीतल का पीतल ही होगा। प्रजा का क्या होगा? प्रजा ही होगा। दूध का बहुवचन क्या होगा? दूध का सर दूध ही होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। यानी सामान्यतः एक वचन में प्रयोग होने वाली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके साथ द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ अगर बातचीत करें, ध्यान रखो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। यानी अगर मैंने कहा गंगा एक वचन, मैंने कहा हिमालय, ये सब एक वचन वाले शब्द सभी के सभी। जितनी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, सुख दुख, ये सभी एक वचन में प्रयोग होती हैं। सुख दुख, ये सभी के सभी एक वचन वाली संज्ञाएं हैं। यानी सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द भाववाचक के शब्द व्यक्तिवाचक के जनता, सहायता, वर्षा, आकाश, प्रजा। द्रव्यवाचक के नाम की पीतल, पीतल, सोना, तांबा, दूध, तेल, पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, सभी एक वचन। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बहुवचन में प्रयोग होते हैं सदैव। सदैव अर्थात जैसे देखो यहाँ पर पूरा ध्यान लगाओ, जरूरी है इस बात को समझना। जैसे मैंने कहा मेरा बाल टूट गया, गलत वाक्य है। क्यों? बाल शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा। मेरे बाल टूट गए, अब सही है। बाल टूट गया वाक्य गलत है, हिंदी के अपड़े। मैंने कहा आंसू आ गया, गलत वाक्य है। आंसू शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू आ गए, आंसू गिर रहे हैं। ठीक, मैंने कहा होठ चिपक गया, गलत वाक्य है। होठ चिपक गए, अब सही है, बहुवचन में, ठीक है ना। मैंने कहा कि हस्ताक्षर कर दिया, गलत वाक्य है। हस्ताक्षर कर दिए, अब सही है। मैं दर्शन कर लिया, गलत वाक्य है। दर्शन कर लिए। प्राण निकल गया, गलत वाक्य है। प्राण निकल गए। होश उड़ गया, गलत वाक्य है। होश उड़ गए। ठीक, हस्ताक्षर कर दिया, गलत वाक्य है। हस्ताक्षर कर दिए, अब सही है। समाचार, समाचार आ रहा है, गलत। समाचार प्रसारित हो रहे हैं। समाचार सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। ऐसे जितने भी नाम जो कि आदरणीय होते हैं, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मैं अगर एक वाक्य लिखूं, मैंने एक वाक्य लिखा पिता, और पिताजी को आदर दिया, पिताजी आ रहा है। क्या लिखा मैंने? पिताजी आ रहा है। जैसे ही आपके पिताजी आए और आपने बोल दिया कि पिताजी आ रहा है, गलती से अगर उन्होंने सुन लिया कि आपने ऐसे कहा है कि पिताजी आ रहा है, इसका मतलब उनसे पहले उनका जूता उड़ता हुआ आएगा। बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें कि तुम तो मतलब अगर हम घर में आ रहे हैं तो तुम सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करो कि पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, है का प्रयोग। इसका मतलब आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। बाल टूट गया, गलत, टूट गए। आंसू आ रहा है, गलत, आंसू आ रहे हैं। होठ चिपक गया, गलत, होठ चिपक गए। हस्ताक्षर कर दिया, गलत, हस्ताक्षर कर दिए। दर्शन कर लिए, गलत, दर्शन कर लिए। अच्छा, प्राण निकल गया, गलत, प्राण निकल गए। होश, हस्ता, ये सभी शब्द किसमें प्रयोग होते हैं? ये सभी शब्द बहुवचन। एक और शब्द लिखो लोग। लोग शब्द का भी प्रयोग कहाँ होता है? सदैव बहुवचन में। लोग आ रहे हैं। जनता का प्रयोग एक वचन में होता है सदैव। ये तो वो शब्द है जो कि सदैव प्रयोग होते हैं।
जैसे सदैव, ये सदैव एक वचन वाले शब्द है और ये सदैव बहुवचन वाले शब्द है। ठीक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान प्रयोग होते हैं और इन शब्दों को बीपीएससी ने खुद पूछा है। देखो जरा ध्यान दो, कि सर ऐसे नाते रिश्तेदारों के नाम है जो कि बड़े आप अंत होते हैं, इस पर अंत होते हैं बड़े आप, वो सभी के सभी एक वचन और बहुवचन में समान प्रयोग होते हैं और इनसे खूब सवाल पूछती है बीपीएससी। जैसे मैंने बड़े आप अंत होते हुए एक नाते रिश्तेदार का नाम लिखा मामा, सर अगर मामा का बहुवचन पूछा जाएगा तो मामे नहीं होगा, मामा का मामा ही होगा। ठीक है ना। मैंने कहा बाबा, ये भी सर बड़े आप अंत होता है, बाबा का बाबा ही होगा, एक वचन भी और बहुवचन भी। मैंने कहा चाचा, चाचा का सर चाचे नहीं होगा। ठीक, मैंने कहा काका, मैंने कहा दादा, और बताओ जरा मुझे कोई नाम बताओ जो कि बड़े आप अंत होता हो, कोई नाते रिश्तेदार का नाम बताओ जो कि बड़े आप अंत होता हो, बताओ जरा। चाचा और मामा और कोई, चाचा का चाचे नहीं होगा, चाचा बहुवचन में भी सेम, एक वचन में भी सेम। काका, दादा, नाना, नाना भाई नाना लिखो, और नाना के साथ साथ और फूफा, हाँ भाई फूफा लिखो, फूफा, और अच्छा जीजा, जीजा लिखो भाई, ये भी बड़े आपंत होता है, जीजा। और भाई साहब इसको मत भूलो, साला। ठीक है ना, ये कोई गाली नहीं है, साला एक नाते रिश्तेदार का नाम है, अपनी पत्नी के भाई को कहते हैं। मौसा, हाँ भाई मौसा लिखो भाई, ठीक है ना, मौसा। ऐसे जितने नाते रिश्तेदार के नाम है जो कि बड़े आपंत होते हैं वो सभी के सभी एक वचन और बहुवचन दोनों में समान प्रयोग होते हैं। ठीक है, दोनों में समान। अब देखो इसके ना कुछ अपवाद हो सकते हैं, इसके इन सभी के अभी अपवादों पर आएंगे नहीं, क्योंकि पहले आपकी कराएंगे प्रैक्टिस, उसके बाद आएंगे अपवादों पर। जैसे मुझे बताओ, ये बिहार पुलिस का था सवाल, तो मैंने सम्मिलित किया कि लोग शब्द में वचन क्या है, उत्तर बताओ जरा। लोग कैसा शब्द है, ये बिहार पुलिस का था सवाल। लोग शब्द में वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन। सबसे पहले तो इसको काटो, ऐसा कोई हमारी हिंदी में भी नहीं होता द्विवचन, संस्कृत का कॉन्सेप्ट है, हम संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा अच्छा, कि सर एक वचन या बहुवचन, लोग आ रहा है कि लोग आ रहे हैं, तो सर लोग आ रहे हैं सदैव बहुवचन वाला शब्द है, कैसा शब्द होगा, सदैव बहुवचन। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताइए, ये चाय शब्द में वचन बताओ मुझे, चाय एक वचन है कि बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अब मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात होती तो सर चाय पी जाती है तभी स्त्रीलिंग शब्द होता, मैं वचन पूछ रहा हूँ। कहने का मतलब कि सर जी हमने पढ़ी थी ना द्रव्यवाचक संज्ञाएं, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं से ठोस द्रव गैस वाले पदार्थों को कहते हैं। ठोस द्रव, द्रव यानी तरल, और ये गैस। सर द्रव का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चाय, चाय सर द्रव पदार्थ है, तो चाय का कोई बहुवचन बनेगा नहीं, चाय एक वचन में ही प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक है ना, ये सर इसका उत्तर होगा। सी क्या होगा भाई, बहुवचन क्या होगा, चाय, चाय बहुवचन नहीं, एक वचन वाला शब्द। ठीक है ना, कैसा शब्द है, एक वचन, कोई बहुवचन नहीं, गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, कोई भी गलती नहीं। और ऐसे सवालों पर तो बिल्कुल गलती नहीं जो कि आते हैं, जैसे मैंने कहा उसका प्राण निकल गया, बताओ ये वाला वाक्य सही है क्या, एक वाक्य लिखा मैंने, उसका प्राण निकल गया, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया भाई हमने। ठीक है ना, और शब्द क्या है, प्राण। और अगर आपको पता है कि सर जी प्राण निकल गया, प्राण कैसा शब्द है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला, प्राण निकल गया तो गलत है, प्राण निकल गए अब सही है। कहने का मतलब कि सर जी प्राण निकल गया गलत है, निकल गए वचन संबंधी गलती है सर, एक वचन का मतलब बहुवचन वाला वाक्य था, एक वचन में लिख दिया गया, सी नहीं होगा इसका उत्तर। क्यों भाई, लिंग संबंधी गलती थोड़ी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा। मतलब प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। ठीक, क्या निकल गए, प्राण निकल गए। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा शब्द नित्य एक वचन में ही प्रयोग होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, क्योंकि सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य कि सर पेड़, सर पेड़ का तो बहुवचन बन सकता है, पेड़ों को मत काटो। सर मोर, जनता, सर जनता एक ऐसा शब्द है जो कि सदैव एक वचन में प्रयोग होगा, लड़का का तो लड़के बन सकता है। विकल्प क्रमांक सी, जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। एक और सवाल, इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित ना होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, यानी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द, क्या उत्तर बताओगे। दर्शन, तांगा, रास्ता, रिक्शा। सर दर्शन किए जाते हैं, ये जो शब्द है ना ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। डी दर्शन, अभी अभी करके आए थे, दर्शन, प्राण, आंसू, ये सभी शब्द दर्शन। एक और सवाल, मैंने कहा कि आगरा का बहुवचन क्या होगा, ध्यान देना कि सर आगरा, क्या आगरा जैसे 10वीं नाम है क्या, क्या आगरा जैसे 10वीं शहर है क्या। सर जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अकेला नाम है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का पहले भी पढ़ा था कि बहुवचन नहीं बन सकता, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाली संज्ञाएं होती हैं। जैसे अगर मैं कहूं पटना, तो पटना जैसे 10वीं शहर है क्या, क्या पटना शहर या पटना शब्द का बहुवचन बना सकते हो क्या, संभव नहीं है सर। ठीक है ना, आगरा अपने आप में एक शहर है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसका बहुवचन होगा ही नहीं, डी इसका सही उत्तर होगा। मैंने कहा नारी, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, इसे नारी होगा, नारियां होगा, नारियां होगा कि क्या होगा, उत्तर बताओ रे, ध्यान से देखो। ऐसा कोई शब्द जिसका बहुवचन बनाते समय अंत में बड़ी की मात्रा है, तो कुछ कुछ शब्दों में ऐसा होता है कि ये छोटी ई में परिवर्तित होती है और अंत में ऐसा हम ऐसे करते हैं, नारियां। नारी का बहुवचन क्या होगा, नारियां, क्योंकि वो जो मात्रा है ना बड़ी की वो छोटी ई में परिवर्तित होती है, तब जाकर इसका बहुवचन बनता है। अंत में बड़ी की मात्रा थी, छोटी में आ गई, अंत में नारियां, ये इसका सही रूप होगा, नारियां। एक और सवाल देखो, मैंने कहा साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, साधु शब्द का बहुवचन, तो देखो हल्का सा गहराई में लेकर चलूंगा आपको, थोड़ा सा जरूरी है आपकी परीक्षा के हिसाब से। ठीक, अगर कोई और छोटी परीक्षा होती तब तक तो मैं थोड़ा बहुत गहराई में लेकर नहीं चलता, लेकिन मजबूरी है मेरी कि आपको थोड़ा बहुत लेकर चले। एक तैयार है, अभी तक की बात समझ में आई कि अगर साधु का पूछा जाएगा तो साधुओं की, साधु है कि साधु की, सर कोई नहीं, उत्तर बताओ इसका। कि भाई जैसे मैं कहूं कि साधु, साधु है, साधु क्या होगा, जैसे मैं कहूं साधुओं को भिक्षा दो, साधुओं को सम्मान दो, साधुओं को नमस्कार करो, विकल्प क्रमांक ए सर इसका उत्तर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है ना, ये सर ए इसका उत्तर आएगा, चाहे अब से जैसे पुस्तक, इसका बहुवचन क्या होगा, पुस्तक, पुस्तक है, ये सर पुस्तक, पुस्तक है, ए सर इसका उत्तर होगा। थोड़ा सा गहराई में चलो, ठीक है, जरूरी है, थोड़ा सा गहराई में चलो, जरूरी है। ठीक, अभी आपके पास है 13 मिनट, और 13 मिनट है तो इसका मतलब हम चल सकते हैं, समय देखो, ध्यान से टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं सर। देखो यहाँ पर कि सर अभी ना, अभी हम सवालों पर प्रैक्टिस तो करेंगे ही, लेकिन सवालों पर प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक नियम और है, उसको हमें समझना है। मैंने एक शब्द लिखा भालू, या एक शब्द लिखा सर मैंने हाथी, कोई भी शब्द लिख लो, भालू लिख लो, हाथी लिख लो, हाथी आ रहा है, क्या शब्द लिखा मैंने, हाथी आ रहा है। मुझे बताओ ये वाला वाक्य एक वचन में है कि बहुवचन में, आपको बताना है कि सर ये वाला वाक्य एक वचन का है या बहुवचन का, एक वचन का है या बहुवचन वाला वाक्य है। ठीक, ध्यान से, एक वचन की बहुवचन, हाथी आ रहा है, मैं कितने हाथियों की बात कर रहा हूँ, एक हाथी की, यानी ये वाला वाक्य सर बहुवचन में नहीं है, ये वाला वाक्य एक वचन वाला वाक्य है। ठीक, एक हाथी है, एक वचन है, ठीक है, कोई एक हाथी आ रहा है। ठीक, अगर मैं एक और वाक्य लिखूं, अब बताओ कि सर अब ये वाला जो वाक्य है ये एक वचन का वाक्य है या सर अब ये बहुवचन वाला वाक्य है। क्या लिखा मैंने, हाथी आ रहे हैं, क्या लिखा, हाथी आ रहे हैं, एक वचन की बहुवचन, हाथी आ रहे हैं, एक वचन की बहुवचन। सर अगर आपने ऐसे लिख दिया कि हाथी आ रहे हैं, अब ये एक वचन वाला वाक्य नहीं है सर, अब ये बहुवचन वाला वाक्य है। कौन सा वाक्य हो जाएगा सर ये, अब ये बहुवचन वाला वाक्य है। एक चीज पर गौर करो, क्या कि सर एक वचन वाले वाक्य में हाथी जैसा था ना, वैसा ही बहुवचन वाले वाक्य में हाथी शब्द में कोई चेंज नहीं हुआ, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहे हैं,
क्या ऐसा संभव है कि सर हाथी का बहुवचन नहीं बनता? बनता है, लेकिन एक वचन और बहुवचन वाले वाक्यों में हाथी बिल्कुल समान है, हाथी का हाथियों नहीं हुआ, हाथी का हाथी रहा बिल्कुल सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वचन को परिवर्तित करने की जो शक्ति है, ध्यान से सुनो, जरूरी है, वचन को परिवर्तित करने की शक्ति है कारक चिन्ह में। कि सर अगर कोई भी शब्द जो बिल्कुल समान प्रयोग होता है एक वचन में या बहुवचन में या सदैव एक वचन में प्रयोग हो या सदैव बहुवचन में प्रयोग हो, ये नियम कार्य नहीं करते कारक चिन्ह के साथ। कारक चिन्ह अगर आ जाए तो ये कुछ भी कर सकता है, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द को भी परिवर्तित कर सकता है, सदैव एक वचन वाले शब्द को भी परिवर्तित कर सकता है। इस पर ये नियम कार्य नहीं करते कारक चिन्ह पर। मतलब जैसे देखो, अगर मैं इसके नीचे एक और वाक्य बना दूं कि सर हाथियों को सड़क से हटाओ। अब मुझे बताओ ये वाला वाक्य एक वचन में है कि बहुवचन में? हाथियों को सड़क से हटाओ, उत्तर बताओ। एक वचन का वाक्य है कि बहुवचन का? कि मैं एक हाथियों को हटाने की बात कर रहा हूं कि एक से अधिक है वहां पर? एक वचन का वाक्य है कि बहुवचन का? बहुवचन का। हाथियों को हटाओ कि सर जी ये वाला जो वाक्य है ना आपका, ये वाला वाक्य सर बिल्कुल बहुवचन का है। इसका है बहुवचन का, बहुवचन का। अच्छा देखो, यहाँ पर अगर ये भी वाक्य बहुवचन का था, ये भी वाक्य बहुवचन का है, ऐसा क्या हो गया कि एक वचन और बहुवचन में हाथी समान था, यहाँ पर सर मुझे हाथियों को चेंज करना पड़ा। यानी यहाँ पर हाथी शब्द से काम चलेगा नहीं, यहाँ पर हाथियों ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ना एक कारक चिन्ह जुड़ा गया है। कारक चिन्ह अगर किसी भी शब्द के बाद आ गया तो वो शब्द परिवर्तित हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा नहीं, आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है। कि सर अगर आवश्यकता है तब वह शब्द परिवर्तित हो सकता है अगर जरूरत है तो। जैसे एग्जांपल, जरूरी है, पूरा ध्यान दो, ठीक है ना, बोर्ड पर ध्यान दो। हालांकि इसके हम बहुत सारे उदाहरण भी करेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आंसू। आंसू शब्द सदैव किसमें प्रयोग होता है? आंसू आ रहा है, गलत वाक्य, आंसू आ रहे हैं, अब सही है। आंसू शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है सर? ये सदैव बहुवचन में, सदैव बहुवचन में, ठीक है ना। मैंने लिखा कि आंसू आ रहे हैं, ऐसे लिखा। यानी सर ये वाला जो वाक्य है ना, ये वाला वाक्य सर सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इसमें प्रयोग होता है सर सदैव बहुवचन में, ठीक। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी आंसू शब्द खुद में बहुवचन है, ठीक। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, कोई एक वाक्य ऐसे लिखूं कि आंसुओं को बहने मत दो, आंसुओं को बहने मत दो। ध्यान से समझो कि सर जी आंसू शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो अलग से इसका बहुवचन बनाने की आवश्यकता क्यों ही पड़ी? आंसू शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी सर मैंने इसका बहुवचन बनाया क्यों? कारक चिन्ह है सर इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद क्या कारक, और कारक चिन्ह अपने हिसाब से शब्दों को परिवर्तित कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। इस पर नियम कार्य नहीं करते, ठीक है ना। कि सर यहाँ पर ये एक वचन से हम काम चला रहे थे कि हाथी आ रहा है या हाथी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कारक चिन्ह आया तो उसने अपने हिसाब से शब्द को परिवर्तित किया। आंसू शब्द खुद में बहुवचन है, इसको और बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा बहुवचन वाला शब्द है, तो इसको कारक चिन्ह अपने हिसाब से परिवर्तित करता है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि वाक्य गलत नहीं है कि सर आंसू अपने आप में बहुवचन शब्द था और आपने यहाँ पर इसका बहुवचन परिवर्तित कर दिया। कारक चिन्ह पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होती। कारक चिन्ह अपने हिसाब से कार्य करता है, जरूरत पड़ेगी तब तो बहुवचन बनाएगा, आवश्यकता है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है ना, नहीं तो नहीं। बात स्पष्ट हुई? कितने विद्यार्थियों को हाथ खड़ा हो जाए, जरूरी बात है, सवाल करेंगे हम इससे, ठीक है ना, इंपोर्टेंट बात है, ठीक। सवाल में दिक्कत है क्या? सवाल तो पहले ठीक है जी, पहले सब याद आ रहा है सर जी, हम दादू पढ़ाते थे। अच्छा, बात पहले पड़ी, कारक चिन्ह पर ये नियम लागू नहीं होंगे। कारक चिन्ह इनसे कोसों दूर है। जैसे एक और सवाल, एक सवाल मैंने लिखा कि भाई हमने लिखी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या लिखी थी? द्रव्यवाचक संज्ञा। और मैंने कहा था कि द्रव्यवाचक संज्ञा ना ऐसे प्रयोग होती है, ठोस द्रव गैस, और ये समानता एक वचन में प्रयोग होती है, जैसे ठोस द्रव गैस, ठीक। और ठोस में सर मैंने एक धातु लिख दी सोना, क्या लिख दी सर मैंने? सोना। सोना कितना सोना है? वो वाली सोना नहीं, ठीक है ना, ये सर सोना एक धातु लिख दी मैंने। सोना हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि सर द्रव्यवाचक है, ठीक। लेकिन मैं एक शब्द लिख दूं, सोने से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं। तो अगर आपने इस वाले सवाल को गलत किया तब तो समझो गई बहस पानी में। क्यों? गुरुजी आपने कहा था सोना सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है साहब, मैंने मान लिया सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द, क्योंकि ठोस है, जैसे पीतल था वैसे ही सोना है, वैसे ही लोहा है, ठीक? अगर इसके बाद एक कारक चिन्ह आ गया तब तो सर अपने हिसाब से शब्द को परिवर्तित करेगा। अब इसका बहुवचन बन सकता है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द था, जैसे ये सर सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द था, इसका बहुवचन और बना देगा। ये सदैव एक वचन वाले शब्द थे, इसका इस शब्द को परिवर्तित करने की शक्ति कारक चिन्ह में है। सर से जो है ना, ये करण कारक है, करण कारक, यानी कारक चिन्ह इस शब्द को तुरंत बताया तब तो सर अपने हिसाब से शब्द को परिवर्तित करेगा, और करेगा तो सर अब ये वाला जो शब्द है ये बहुवचन वाला शब्द है, ठीक है ना। कारक चिन्ह अपने हिसाब से प्रयास मतलब प्रयोग होता है, कल इसके करेंगे सवाल, क्या करेंगे। लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको समझा। डाउट पूछो, डाउट सवाल पूछो एक एक करके, ठीक है ना, एक एक करके सवाल पूछो, एक एक करके। सर सोना कितना सोना है? सोने जैसा, फैज का मन, ओहो फैज जी का मन है क्या सोने जैसा? तो ठीक है, सोना शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। देखो सोना शब्द के बारे में हम बातचीत करें, देखो सोना, सोना का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं कि मुझे सोना है, सोना है मतलब नींद आ रही है, वो वाला सोना। और सर इस सोना का अर्थ सर एक धातु भी होता है, इस सोना का अर्थ सर क्रिया भी होता है, जैसे मुझे सोना है यानी नींद, ठीक। इस सोना का अर्थ सर एक नाम विशेष भी है, एक व्यक्ति विशेष, जैसे बाबू सोना, ठीक है ना, ये सर बाबू सोना वो वाली भी सोना है, ठीक है ना। गुरुजी हमने हमारे फोन में नंबर सेव करके रखा है। ये ज्यादातर लड़कियों के काम होते हैं कि बाबू सोना नाम से नंबर सेव करना। लड़के बड़े खतरनाक होते हैं साहब, लड़के खतरनाक होते हैं नंबर सेव करने के मामले में। जैसे हमारे फोन में हमारी धर्मपत्नी जी का जो नंबर है ना, वो नाम है होम मिनिस्टर के नाम से सेव, इसके नाम से होम मिनिस्टर, ठीक है ना, समझो कि हमारे घर की मालकिन होम मिनिस्टर। और जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई मतलब जो हमारी भाभी हैं, उनका नंबर सेव है उनके फोन में, क्या नाम था? डोंट टच, डोंट टच, ठीक है ना, डोंट टच के नाम से। हमारे फ्रेंड है, नाम है मोनू, उसकी भी शादी हो रखी है, उस मोनू के फोन में उसकी धर्मपत्नी का नंबर सेव है आतंकवादी के नाम से, आतंकवादी। लड़के क्रिएटिव होते हैं, ठीक है ना, और लड़कियों के फोन, लड़कियां बड़े सॉफ्ट भाव की होती है, मतलब उनका हृदय बड़ा ही कोमल होता है, बाबू सोना, ठीक है ना, ऐसे शब्द होते हैं उनके, बाबू सोना, और पीछे हार्ट के चिन्ह, या फिर ऐसे एक इमोजी और उसके यहाँ पर ऐसे हार्ट वाला चिन्ह, ऐसे चिन्ह होते हैं उनके, ठीक है ना, कि सर जी बाबू सोना, ऐसे सब, ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं। पीडीएफ उपसर्ग वाली अभी आई नहीं है क्या? टीम को तो मैंने भेज दी है, उपसर्ग वाली पीडीएफ नहीं है, क्रिया विशेषण वाली पीडीएफ नहीं है, आ जाती है, ठीक है ना, आ जाती है। आज हम तुरंत, मैं खुद जाऊंगा और खुद जाकर, गुरुजी खुशी, खुशी का एक वचन क्या होगा? खुशी का एक वचन की बहुवचन। देखो खुशी जो शब्द है ना, खुशी शब्द भाववाचक शब्द है, ठीक है ना, भाववाचक शब्द है, और भाववाचक शब्द एक वचन में प्रयोग होती है जब तक इसके बाद कोई कारक चिन्ह ना आ जाए, ठीक। तो बताएं ना, हम डाउट पूछते हैं, पूछो ना, पूछो पूछो पूछो, डाउट पूछो रे, जी आपने सोने लिखा है सर,
हाँ साने हो गए, ठीक है ना, साने हो गए, साने भाव में बह गए। ठीक, तो खुशी का सर खुशी वचन, देखो खुशी जो शब्द है ना ये भाववाचक संज्ञा है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है जब तक इसके बाद कोई कारक चिन्ह ना आ जाए। जैसे खुशियों को मत छोड़ो, खुशियों को, ये खुशियां सर, तो खुशियां भाववाचक शब्द है, मतलब खुशी भाववाचक शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये संज्ञा सर्वनाम का पीडीएफ, संज्ञा सर्वनाम का तो पीडीएफ ऑलरेडी है, लेकिन क्रिया विशेषण का पीडीएफ कभी नहीं है। तो मेरा नाम कभी मत नहीं लेते हैं, निर्जन जहान जी कह रहे हैं, अरे कैसी बात कर रहे हैं, जिस किसी का भी नाम नहीं है ना उससे अत्यधिक स्नेह। कोई क्वेश्चन नंबर 28 बता दीजिए सर प्लीज, 28वां सवाल, क्वेश्चन यहाँ पर कोई 28वां सवाल है क्या? देखो जरा, कोई 28वां सवाल है क्या? क्वेश्चन 28 सवाल कौन सा भाई, 28 सवाल कौन सा? यहाँ कोई सवाल क्यों है? कोई छुट्टी होगी, वोटिंग है कल, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वैसे यहाँ से तो यहाँ तो छुट्टी नहीं है क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, एनसीआर में हूँ, यहाँ छुट्टी नहीं है। तो थोड़ा हम लोगों पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। संजू जी बताओ ना, मैथ की क्लास है, पहुंचो, ठीक है ना, मैथ की क्लास है, पहुंचो, टेलीग्राम बनाइए सर, आप टेलीग्राम बनाए नहीं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सर सौभाग्य से भाग्य सब कुछ है, तो सौभाग्य भाग्य मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, ये सौभाग्य है एक वचन या बहु, देखिए सौभाग्य एक शब्द है कि मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य एक शब्द है, सौभाग्य एक वचन के तहत ये शब्द आता है, ठीक है ना, इसके तहत एक वचन के तहत और कोई शब्द, ठीक। सर जी भुंजना कौन खाइएगा बता लीजिए, क्या पूछ रहे हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है थैंक यू। एक काम किया करो, ठीक है ना, एक काम, ऑफलाइन वाली क्लास होती है ना, तो प्रत्यक्ष तरीके से आप हम कल वार क्या है, कल वार है मंगलवार, कल एक डाउट सेशन करेंगे, कल एक डाउट सेशन करें जहां पर केवल आपके डाउट होंगे, केवल आपके डाउट होंगे, ठीक है ना, केवल आपके डाउट, ठीक। कल एक डाउट सेशन करते हैं, ठीक है ना, कल एक डाउट सेशन करते हैं, केवल आपके सवालों पर चर्चा होगी कल। चलिए फिर मिलते हैं कल डाउट सेशन के दौरान, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, ठीक। पाठ्यक्रम मतलब किसी पाठ्यक्रम में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, फिर हमें करना है रिवीजन, क्या करना है रिवीजन। हमने वर्णमाला पढ़ी है, हमने वर्णमाला पढ़ी है, क्या हमने वर्णमाला पढ़ी है? बोलो रे, वर्णमाला पढ़ी है हमने, पढ़ी है ना, अच्छे से पढ़ी है, इसे रिवीजन करी है। और रिवीजन, अच्छा रिवीजन एक बार मैं फिर से करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार फिर से बोलिए, हिंदी कब तक खत्म हो जाएगी? प्लान तो इसी महीने का है, ठीक है ना, प्लान तो इसी महीने का है कि इस माह के अंत तक आपकी हिंदी को खत्म हम कर दें, ठीक। और सर जी एक कर्म दो कर्म अभी आएंगे उस पर, देखो यहाँ पर आएंगे, अभी यहाँ पर क्रिया में उस पर स्टार्ट कर दें। देखो अब चुपचाप से मुझे बोलने का मौका देना, सुनना, ठीक है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ नोट्स में है आपके पास, लेकिन सुनना, और जो जानकारी शायद आप भूल गए हैं उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देने का प्रयास करना। मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो सबसे पहला टॉपिक है जी हमारा कौन सा, वर्ण विचार यानी वर्णमाला, ठीक है ना, कौन सा वर्ण विचार यानी वर्णमाला। देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी बन सकती है चुपचाप से यहाँ से ध्यान से सुनो। जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो सबसे पहला तथ्य मैंने बताने का प्रयास किया था कि वर्ण, वर्णों के दो भेद होते हैं, इसकी उत्पत्ति वैज्ञानिक और मान्यताओं के आधार पर भी हमने देखने का प्रयास किया। वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहला जो एक प्रकार था वो था सर स्वर, सबसे पहले स्वर बने, स्वर के बाद सर क्या बने, व्यंजन। कि सर इसके अंतर्गत स्वरों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 13, कुल स्वरों 11, कुल स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो सर तब उत्तर हम करेंगे 13। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। स्वरों को कितने तरीके से बांटा गया, ठीक है, केवल कानों में ईयरफोन लगाओ, कॉपी करो बंद, ठीक है ना, कानों में ईयरफोन लगाओ, फोन को करो फुल स्क्रीन पर, कॉपी कर दो बंद और चुपचाप से सुनो, ठीक। अच्छा किसे स्वरों की संख्या 11 होती है, कुल स्वर पूछे जाएंगे तब हम उसका उत्तर 13 करते हैं। इन स्वरों को 5 तरीके से बांटा गया था, कितने तरीके से? 5। सर होते कौन कौन से थे? स्वर जो होते थे सर आपके, वो होते थे सबसे पहले जो बनने वाले स्वर थे जिनको हमने मूल स्वर कहा था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से सी, ये सब 4 स्वर थे जिनको सबसे पहले हमने बनाने का प्रयास किया। जब दो समान जोड़े गए तो बड़ा बना, तो छोटी जोड़ी गई तो बड़ी बनी गई, तो छोटा ऊ जोड़ा गया तो बड़ा ऊ बना, और दो री से सी जोड़े गए तो बड़ा वाला री से सी बना था, ठीक है ना। ये सर सजातीय स्वर थे क्योंकि ये सबसे पहले बने। अब री से सी को हम बड़े वाले को इसलिए सम्मिलित नहीं करते क्योंकि संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं, हिंदी में तो यही। अच्छा फिर असमान को जोड़ा गया, असमान को जोड़ने पर पता चला कि छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ा तो छोटी ई बन गई, इसी छोटे आ के साथ इसी छोटी ई को जोड़ दिया तो सारी बड़ी ई की प्राप्ति हो गई, और इसी छोटे आ के साथ इसी छोटे ऊ को जोड़ा तो सारी छोटे ऊ की प्राप्ति हुई थी, और इसी छोटे आ के साथ जब इसी छोटे ऊ को जोड़ दिया तो सर किसकी प्राप्ति हो गई, इसी छोटे ऊ को जोड़ा तो सर एक बड़े ऊ की सर हमें प्राप्ति हो गई थी। ये सर असमान स्वर थे, इनको सर सजातीय स्वर कहा था। क्या कहा था इनको? इनको माफी चाहूंगा, इनको सर हमने विजातीय स्वर कहा था। विजातीय स्वर कहने के साथ साथ सर इनको दीर्घ स्वर भी कहा था। इन पर दो मात्रा का समय लगता है, ये भी दीर्घ स्वर थे जो कि संख्या में 3 थे, इनको भी सर हमने दीर्घ स्वर कहा। लेकिन ये समान समान को जोड़ने से बने तो इनको सर हमने सजातीय स्वर कहा। एक सवाल बना था बीपीएससी ने, सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है? 3। एक सवाल बना था विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इनको सर संधि स्वर भी कहा था हमने, ठीक है ना। इन स्वरों को, इन 11 के 11 स्वरों को 5 आधार पर बांटा। कौन कौन से? इसका जो सबसे पहला आधार था वो था ये रहा। इसका सबसे पहला आधार था मात्रा काल के आधार पर स्वरों का विभाजन। 3 प्रकार से पढ़े थे सर मात्रा काल के आधार पर। एक पढ़े थे हस्व स्वर, हस्व स्वर मतलब वही छोटे वाले जिन पर कम समय लगता हो, छोटी ई, छोटा ऊ, री से सी, ये 4 स्वर पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे सर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या 7 पढ़ी थी सबसे पहले। 7 कैसे? 3 + 4, 3 सजातीय 4 विजातीय, मतलब यहाँ पर सर एक बड़े आ का आगमन था, एक बड़ी ई का था, एक सर बड़े ऊ का था, एक सर छोटी ए भी थी, एक बड़ी ए भी थी, एक सर छोटा ऊ भी था और एक बड़ा ऊ भी था। कुल मिलाकर 7 थे। एक सर यहाँ पर जो नाम पड़ा वह नाम था प्लुप्त स्वर का। कौन सा था? प्लुप्त स्वर। और प्लुप्त स्वर का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं होता। जहाँ पर कोई शब्द लंबा खींचकर बोला जाना होगा वहाँ पर प्लुप्त स्वर का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। कैसे? कि सर जैसे मैं कहूँ राम, ठीक है ना, नाटक संवादों में इसका प्रयोग, किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में इसका प्रयोग, इत्यादि इत्यादि क्षेत्र में हमने इसका प्रयोग किया। दूसरा जो इसका भेद था वो था सर जीव की स्थिति के आधार पर। जीव की स्थिति के आधार पर सर ये 11 के 11 स्वर बांटे। इसमें भी सर 3 भेद थे। एक तो था अग्रस्वर, एक था मध्य स्वर, एक था पश्च स्वर। अगर आपको याद होगा, अग्रस्वर जो जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जा रहे थे जो कि ये थे। जो सर मध्य स्वर था वो सर ये था। जो पश्च स्वर था वो सर हमारे ये रहे थे, बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उसके साथ साथ सर छोटा ओ और बड़ा ओ। री से सी को सर हमने यहीं पर रखा था अग्रस्वर में, ठीक है ना। ये सर ये थे जीव की स्थिति के आधार पर। एक था सर होठों की गोलाई के आधार पर। होठों की गोलाई के आधार पर स्वर थे, और होठों की गोलाई के आधार पर 2 प्रकार से। जैसे एक थे सर वृत्ताकार, कौन से थे? वृत्ताकार, और एक थे अवृत्ताकार। आज मैथ की क्लास है क्या आपकी? मैथ की क्लास है क्या आज आपकी? ठीक है ना, बताओ जरा। इस वृत्ताकार में छोटा ऊ एक पढ़ा था जिसको बोलते समय होठ गोल होते हैं, और ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जिसकी पहली क्लास है पहले वो पहली वाली क्लासेस को करे, तब जाकर ये संदर्भ समझ में आएगा कि मैं बता क्या रहा हूं। इन सभी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। इन सभी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा है, बस केवल रिवाइज करवा रहा हूं ताकि मेमोरी रिकॉल हो जाए, ठीक है। अच्छा है, ठीक है, यानी क्लास लंबी नहीं खींच सकते। अच्छा उसके साथ सर जितने भी बच गए, यानी सर एक बच गया छोटा आ, एक बच गया बड़ा आ, एक बच गई छोटी ई, बड़ी ई, एक सर छोटी ए, एक बड़ी ए, ये सभी के सब, और री से सी, ये सर सभी के सभी जो है हमारे अवृत्ताकार, ठीक है ना। 3 आधार ये हो गए। बांटा था सर हमने 5 आधारों पर, ठीक है ना। 5 आधारों पर स्वरों को बांटने का प्रयास, ठीक। 3 हो गए सर। चौथा जो बांटा था सर वो बांटा था उच्चारण के आधार पर।
इसके आधार पर उच्चारण, उच्चारण के आधार पर दो भेद होते थे। दो भेद कौन से? एक होता था अनुनासिक, कौन से होते थे? अनुनासिक, और एक होते थे निरानुनासिक। ठीक, निरानुनासिक। अनुनासिक में सर ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर अनुस्वार हो या चंद्र बिंदु हो, ठीक, और अनुनासिक जिसके जो सादा लिखे गए हो, 11 के 11 बिल्कुल सादा, जिनके ऊपर ना तो अनुस्वार हो और ना ही चंद्र बिंदु, इन दोनों में से कोई नहीं। ठीक, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे बताइए अनुनासिक स्वर कौन सा होगा और मैंने इसको ऐसे लिखा, तो सर ये वाला अनुनासिक होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो अच्छा ये तो चौथा हो गया था। चौथे के बाद जो पांचवा आधार था ये सबसे महत्वपूर्ण था। मैंने कहा था एक आधार होता है जिसे हम कहते हैं मुखाकृति। ठीक है ना, मुखाकृति यानी मुख की आकृति कैसे बनती है, मुखाकृति के आधार पर। ठीक, मुखाकृति के आधार पर चार भेद थे। पहला जो भेद था सर वो था समृद्ध, और समृद्ध का अर्थ मैंने बताया होगा कि कम खुलना, कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह ना के बराबर खुलता है। कि सर एक तो था हमारी छोटी ई, एक थी सर बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री से ऋषि को भी सर यही रखा। ठीक, एक थे सर अर्ध समृद्ध, इनसे ज्यादा मुंह खुलता है सर अर्ध समृद्ध में, कम से थोड़ा सा ज्यादा। अरे अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुलेगा। दो स्वर थे, छोटी ए और छोटा ऊ, अगर याद आ रहा है तो। सर तीसरा था विवृत, और विवृत स्वर के बारे में हमें क्या पता चला? विवृत स्वर सर जहां पर बड़ा सर एक था अर्ध विवृत, और अर्ध विवृत में जितने भी बच गए वो सभी डाले थे। ठीक है ना, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत मतलब कि सर एक था जी हमारा छोटा आ, एक थी सर बड़ी ए और एक था बड़ा ऊ, ये सभी अर्ध विवृत थे। ठीक, ये सभी अर्ध विवृत। इस स्वरों को बांटे जाने के पांच भेद। अच्छा, पांच प्रकार। मात्रा काल के आधार पर तीन प्रकार के स्वर, बीपीएससी का सवाल। जीव की स्थिति के आधार पर ये बिहार दरोगा था। अब किस सन में था मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल था। बाकी के परीक्षा सीधा पूछती है, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे वो कोई भी हो, सीधा फोटो की गोलाई के आधार पर दो, कौन से हैं कौन से नहीं है, ऐसे भी खूब सवाल आते हैं कि बताइए कौन सा हास्य स्वर नहीं है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा अग्र स्वर नहीं है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा नहीं है, इस तरीके के खूब सवाल। ठीक, मैंने कहा उच्चारण दो, मुखाकृति सबसे ज्यादा सवाल, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। विवृत का मतलब जहां पर मुंह पूरा खुल जाए, अर्ध विवृत पूरे से थोड़ा सा कम खुले। ठीक है ना, अच्छी बात है। उसके बाद सर व्यंजन, उसके बाद सर हम आ गए थे व्यंजन पर, और व्यंजन पढ़ते समय सर हमने क्या पढ़ा था? देखिए व्यंजनों की संख्या 33। सबसे पहले सर पढ़े थे सर हमने स्पर्श व्यंजन। अब देखो सब डिटेल में बताता हुआ चलूंगा ना तो शायद क्लासेस कम क्लासेस में ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या सर मैंने बताई थी 25, और 25 ना हो तो 16, यानी 16 हमने तब उत्तर किया था जब मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम पढ़ रहे थे। मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16। उसके बाद सर अंतःयस्त्र व्यंजनों की संख्या हमने कितनी बताई थी? य, र, ल, व 4। उसके बाद सर ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है 4। सर संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जो दो दो स्वरों को जोड़कर बनाए, मतलब दो दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, यानी छतरी वाला छा, छत्र गृह श्रेय। ठीक, उसके बाद सर हमने पढ़े थे अयोग, अयोग बात हो गए थे। अच्छा, उसके बाद सर हमने पढ़े थे अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब अर्धस्वर की संख्या 2, एक तो या एक व। ठीक, एक सर हमने पढ़ा था प्रकंपी, जिसके उच्चारण में जिह्वा में कंपन होता हो, र। एक सर हमने पढ़ा था, इसी को लुंठित भी कहते हैं। ठीक है ना, जीभ से लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अच्छा, एक सर हमने पढ़ा था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पार्श्विक, जिसके उच्चारण में मुंह के अगल बगल से वायु बाहर आती हो, पार्श्विक। और पार्श्विक में ला को पढ़ा। उसके बाद सर ऊष्म हो गए। एक सर उच्चयुक्त व्यंजन पढ़े। ये सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं कि उच्चयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? दो, एक डा के नीचे नुक्ता और एक ढा के नीचे नुक्ता, दो होते हैं, इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती। उसके बाद की स्थिति में आ गए थे सर हम अल्पप्राण। कि सर हमने एक टॉपिक पढ़ा था अल्पप्राण, जहां से मुंह से कम वायु बाहर आती है। एक आती है सर महाप्राण। महाप्राण मतलब मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। ध्यान दो, अल्पप्राण मुंह से कम वायु बाहर आती है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग। महाप्राण जिसको बोलते समय मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। ज्यादा वायु सर गर्म वायु जिनके उच्चारण में बाहर आती है ना वो भी है, यानी ऊष्म व्यंजन, सीटी वाला सा, षट्कोण वाला सा, सवाल वाला सा। ठीक, इस अल्पप्राण जितने भी हमारे अंतःयस्त्र व्यंजन है यार अलावा सभी स्वरों को भी बोलने में मुंह से कम वायु बाहर आती है, ये चीज पढ़ी थी। उसके बाद सर हमने पढ़े थे सघोष और अघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, और यहाँ पर सर एक पढ़ा था अघोष, जिसको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। ठीक, और यहाँ पर सर हमने क्या पढ़ा था? तीसरा चौथा पांचवा। सर सभी स्वरों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, य, र, ल, व, अंत्यस्थ व्यंजन और एक ऊष्म वर्ण हा। ठीक, यहाँ पर सर सीटी वाला सा, षट्कोण वाला सा और सवाल वाला सा, ये तीन वर्ण सर यहाँ पर थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात, डन डन डन, बहुत अच्छी बात। उसके बाद की स्थिति थी, उसके बाद सर हमने अभी मैं आपको कुछ बताने वाला था, क्या था? ठीक, सर ये हो गए सघोष हो गए। ठीक है ना, सघोष हो गए। इन सभी के बारे में सर आपने और हमने जानकारी ली। उसके बाद सर ये वाला टॉपिक जी हमारा कवर हुआ। अच्छा, उच्चारण को कंठ के द्वारा हमारी हिंदी में बोले जाने वाले वर्ण, कंठ के द्वारा छोटा आ बोला जाता है, एक बड़ा आ बोला जाता है कंठ के द्वारा। सर पूरा का वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ के द्वारा। विसर्ग कंठ के द्वारा, हा से हाथी कंठ के द्वारा। ठीक, उसके बाद सर तालु के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? बीपीएससी का सवाल है कि सर जी तालु के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 9। कि सर एक तो देखो छोटी ई, एक बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य, एक य और एक सीटी वाला सा, ये तालु के द्वारा। कि सर एक मूर्धा के द्वारा उच्चारित होने वाले सर री से ऋषि है, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और षट्कोण वाला सा। सर दंत के द्वारा, इसको लिख लेना। ठीक है ना, दंत के द्वारा कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता, त, थ, द, ध, न, ल, स, दंत के द्वारा। सर ओष्ठ है, ओष्ठ के बारे में अगर बातचीत करें हम तो सर पूरा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। ठीक, अच्छा, ये सर ऐसे स्वर मतलब ऐसे वर्ण जो दो स्थानों से बोले जाते हैं, दो स्थानों से उच्चारित होने वाले। कि सर जी देखो, एक तो थी छोटी ए, एक थी सर बड़ी ए। ये छोटी ए जो है ना, ये छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ने से बनी, ये कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। ये अच्छा छोटी ई के साथ जोड़ने से बनी, ये तालु के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? तालु। तो सर कंठ धन तालु, यानी ये कंठ धन तालु के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण है। पूरा लिखता हूं कि सर जी कंठ है और कंठ के साथ साथ तालु को जोड़कर बोले जाने वाले वर्ण है। सेम कि सर जी छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटे और बड़े ओ के बारे में बातचीत करें, ये सर छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ने से बना, ये कंठ के द्वारा और ये ओष्ठ के द्वारा, ये दोनों के दोनों कंठ धन ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण है। कंठ धन ओष्ठ। उसके साथ सर अगर हम यहाँ पर और बातचीत करें, एक वर्ण और है जी हमारा व सर दो स्थानों से बोला जाता है, इसको कहते हैं दंत के ओष्ठ। ये दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण है। नासिक के वर्ण प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है ना, नासिक के बारे में अगर बातचीत होगी तो नासिक के सर का वर्ग का अंगा, चा वर्ग का य, टा वर्ग का ण, ता वर्ग का ना और पा वर्ग का मा, ये नासिक के वर्ण है। और ये जो नासिक के वर्ण है ना, इनमें से इनके बारे में अगर हम बातचीत करें, इनमें से इन तीनों से शब्द की शुरुआत नहीं होती। शब्द की शुरुआत या तो इससे हो सकती है इससे, यानी उच्चयुक्त वर्णों से भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, उन तीनों से भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। वर्णमाला, यानी सर वर्णमाला में इतना सब कुछ हमने पढ़ा, बारीक चीजें भी पढ़ी होंगी लेकिन मोटा मोटा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, वर्णमाला। अब शब्द विचार। ठीक है ना, शब्द विचार, शब्दों को ध्यान से देखो। ठीक है ना, शब्दों को हालांकि बारीक चीजें भी पढ़ी होंगी लेकिन अभी बस एक बार रिकॉल करवा रहा हूं मैं। ठीक है ना, शब्द, एक शब्द के बारे में देखो, ध्यान रखो, शब्द अगर अर्थ के आधार पर पूछे जाएंगे दो भेद, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक, अभी राइटिंग देखना मत, वैसे भी राइटिंग खराब है मेरी। ठीक है ना, अच्छा, सार्थक निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछे जाएंगे परिवर्तन के आधार पर शब्द बताइए, तब भी दो भेद। कैसे? एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। परिवर्तन के आधार दो भेद। अगर पूछे जाएंगे इतिहास के आधार पर शब्द बताओ,
इतिहास के आधार पर 5 विध, हालांकि अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे इनको कि सर एक शब्द है तत्सम, एक शब्द है सर जिसका नाम है तद्भव, एक शब्द है सर देशज, और एक शब्द है सर जिसका नाम है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक शब्द है दो अलग अलग भाषाओं के जुड़कर बनने वाले शब्द संकर। एक शब्द आता है कि सर बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तो सर इसके भेद हैं 3। एक शब्द है सर रूढ़, एक शब्द है सर यौगिक, और एक शब्द है योग रूढ़, ठीक है ना, योग रूढ़। मैंने कहा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4, कौन कौन से, ये वाले 4, ये वाले 4, ठीक है ना, ये 4 है। अगर विकल्पों में 4 ना हो तब उस संकर को करना, यानी तब 5 करना, ठीक है ना। अगर 4 ना हो तो 5, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि साहब बताइए कि शब्द शक्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से। एक होते हैं सर हमारे शब्द शक्ति के आधार पर वाचक शब्द, एक होते हैं लक्षक शब्द, और एक कौन से होते हैं व्यंजक शब्द। वाचक, लक्षक, व्यंजक शक्ति के आधार पर। विकारी शब्द के कितने भेद हैं, 4, कौन कौन से। विकारी शब्द के कौन कौन से भेद हैं, एक शब्द है सर संज्ञा, एक शब्द है सर सर्वनाम, एक शब्द है सर जिसका नाम है विशेषण, ठीक, और एक शब्द क्रिया। इस तरह विकारी शब्दों के भेद हैं। अवकारी शब्द जिसे अव्यय भी कहते हैं, एक है सर जिसका नाम है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, एक है सर जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय, ठीक, एक है सर जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय, एक है सर जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय के साथ, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय के साथ सर एक है विस्मय बोधक अव्यय, और विस्मय बोधक अव्यय के साथ एक है सर निपात। इसके 5 भेद हैं, ठीक। अवकारी शब्दों के 5 भेद बताना, 5 ना हो तो 4, ठीक। अगर आप बिहार से संबंध रखते हैं तो ठीक है ना, 4 पहले 5, 5 के बाद 4, 1 2 3 4 5, ठीक। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया जी शब्द का इतिहास, ठीक है ना, शब्द का इतिहास, ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द अर्थ के आधार पर 2, परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के, इतिहास के आधार पर 5, उत्पत्ति के आधार पर 3, व्युत्पत्ति के आधार पर पहले 4 नहीं है 5, शब्द शक्ति के आधार पर 3, ठीक। विकारी शब्द 4 प्रकार के, अवकारी शब्द 5 प्रकार के, 5 ना हो तो 4 प्रकार के। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, इसे शब्द, ठीक, और शब्द के बाद अब विकारी शब्दों का पहला टॉपिक संज्ञा। कौन सा टॉपिक, संज्ञा, निपटाओ इसको। देखो संज्ञा, सर सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था सर जी, फिर संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताया था कि सर जी इसका शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा सर अर्थ के आधार पर अगर पूछी जाएगी तो उत्तर क्या होगा, 5, कौन कौन सी, कि सर एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कहा कि इसका बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है ना। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई अकेला नाम है तो वह सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, व्यक्तिवाचक, रिलेट कर पा रहे हो ना, ठीक है ना। अच्छा एक है सर जातिवाचक संज्ञा, ठीक, जातिवाचक के साथ एक संज्ञा थी सर जिसका नाम था भाववाचक संज्ञा, एक संज्ञा थी जिसका नाम था सर समूहवाचक संज्ञा। देखो स्पीड में इस वजह से चल रहा हूं ना क्योंकि 1 घंटे के 1 घंटा भी नहीं है, 50 मिनट है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। एक है सर द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक, द्रव्यवाचक, ये सब 5 भेद थे, ठीक, अर्थ के आधार पर। और अगर हमसे पूछी जाएगी सर हमें बताइए मूल संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हमें उत्तर बताना 3, 3 कौन कौन से, देखो ये वाले। अच्छा मूल संज्ञा के 2 आधारों पर भेद आते हैं, तो लोग मानते हैं सिर्फ 2 भेद है, बात भी सत्य है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा में आता है कि मूल संज्ञा के कितने भेद हैं तो उत्तर क्या होगा, 3, कौन कौन से, ये मूल संज्ञा के भेद हैं। अगर आपकी परीक्षा में आता है कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3, एक जो भेद है सर वो रूढ़ है, एक जो भेद है सर वो यौगिक है, और एक जो भेद है सर वो योग रूढ़ है, ठीक है ना, योग रूढ़। 3 अगर संज्ञा के भेद आते हैं कि बताइए पंडित भोलानाथ तिवारी के द्वारा, पंडित भोलानाथ तिवारी के द्वारा कितने भेद हैं, 4, कि सर 3 भेद तो यही हैं, 3 भेद तो सर यही है, ठीक है ना, 3 भेद तो यही है। एक जो भेद निकल कर आता है वो आता है क्रियार्थक संज्ञा, इसके बारे में भी हमने बातचीत करी थी, क्रियार्थक संज्ञा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक, ध्यान सुनो। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरे ब्रह्मांड में अकेले नामों को कहते हैं, जो अकेले नाम, जैसे मैं कहूं राम, श्याम, हिमालय, गंगा, इनके जैसे और कोई नाम नहीं है। मैं कहूं पृथ्वी या 10 20 संख्या, सूर्य 10 20 संख्या, सर जिस ग्रह को हम सूर्य कहते हैं उसके जैसा दिखने या उसकी जैसी बनावट वाला और कोई नहीं है, ठीक। अच्छा जातिवाचक संज्ञा, अगर मैंने आम कहा है तो आम कहने से किसी एक आम के फल का बोध नहीं होगा या किसी एक आम के पेड़ का बोध नहीं, कहीं भी आम के पेड़ होंगे सभी का बोध हो गया। मैंने अगर बंदर कहा है तो बंदर कहने से किसी एक बंदर का बोध नहीं, कहीं भी बंदर होगा सबका बोध, यानी सर जातिवाचक जहां से संपूर्ण जाति का बोध होता हो। मैंने पंडित कहा है तो पंडित कहने से किसी एक पंडित का बोध नहीं, कहीं भी पंडित होंगे सभी का बोध हो गया, संपूर्ण जाति। भाव ऐसे नाम ना तो जिनको मैं देख सकता हूं ना ही मैं जिनको छू सकता हूं, केवल मन से अनुभव हो सकते हैं। सुख दुख केवल मन से अनुभव होते हैं, इनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही इनको छू सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा जैसे मित्रता, गरीबी, अमीरी, ठीक है ना। अच्छा समूहवाचक, सेना, कक्षा, चाबियों का गुच्छा, ठीक है ना, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, दल, कुंज, परिवार, ये सभी समूह है, ठीक है ना। द्रव्यवाचक, ठोस द्रव गैस में पाई जाने वाली चीजें, ठोस द्रव गैस, जैसे सोना, तांबा, पीतल, जैसे मैं कहूं ऑक्सीजन क्या है, गैस है, द्रव्यवाचक संज्ञा, पानी क्या है, द्रव है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा कि सर अगर मैं बात करूं रूढ़ संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं मिलता, ऐसी संज्ञा से जिनको तोड़ने पर कुछ ना कुछ अर्थ मिलता है, ठीक है ना, कुछ ऐसी संज्ञा से जिनको तोड़ने पर अर्थ तो मिले लेकिन सर कहीं ना कहीं तीसरा अर्थ मिले, यानी शब्द आएगा दशानन, और दशानन कहते हैं रावण को, ना तो अर्थ दस आएगा ना ही मुख आएगा, आनंद का अर्थ होता है मुख, शब्द आएगा रावण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये क्रियार्थक संज्ञा जो है ना, जब क्रिया का शब्द संज्ञा की तरह कार्य करे, कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना क्रिया है अंत में ना है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह कार्य कर रहा है, संज्ञा की तरह, ये क्रियार्थक संज्ञा, डन। इसके बाद की कहानी, इसके बाद की जो कहानी आ जाती है कुछ कुछ विशेष नियमों पर, ध्यान रखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता, मैं कहूं गंगा का बहुवचन बनाओ, राम का बनाओ, श्याम का बनाओ, नहीं बनेगा। जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बन सकता है, भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें होती है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में कहा था अनित्य होती है, यानी इनका नाश होना तय है, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञाओं के बारे में कहा था ये नित्य होती है, ये हमेशा विद्यमान रहती है। जैसे मैं कहूं कि भाई पृथ्वी जो है ना, एक दिन इसका नाश होगा, एक दिन इसका जीवन खत्म होगा, सूर्य एक दिन इसमें भी ऊर्जा खत्म होगी, लेकिन अगर मैंने कह दिया ग्रह, पृथ्वी के खत्म होने से ग्रह शब्द खत्म नहीं होगा, या सूर्य के खत्म होने से ग्रह शब्द खत्म नहीं होगा, यानी जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है और ये अनित्य, ठीक। उसके बाद की अगर स्थिति की बात करेंगे सर अर्थ के आधार पर 5, मूल 3, उत्पत्ति 3 और पंडित भोलानाथ तिवारी 4। आगे चलो कि सर अगर इस पर टिक करते हैं बहुत अच्छी बात है। सर्वनाम, ठीक, सर्वनाम, जब सर्वनाम टॉपिक जब हमने पढ़ा होगा ना तब मैंने आपको बताया होगा कि ये जो सर्वनाम टॉपिक है साहब आपका सर्वनाम जो टॉपिक है ना, ये 2 भेदों से, मतलब 2 भेद नहीं है, इसके 2 आधार पर पढ़ा था। सर्वनाम के सबसे पहले तो पढ़े थे प्रकार कोई भेद कहते हैं, 6 प्रकार पढ़े थे सर। मैंने कहा था कि सर्वनाम के शब्दों की संख्या कितनी होती है, आपने कहा था 11, ठीक। ये जो सर्वनाम के 6 भेद थे इनको सर हमने इस आयाम पर पढ़ा होगा। सबसे पहले तो हमने पढ़े होंगे सर पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से, कि सर एक होता है जिसका नाम है उत्तम पुरुष, एक होता है जिसका नाम है मध्यम पुरुष, और एक होता है जिसका नाम क्या है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को सर हमने कहा था कि सर ये वक्ता है, इसको कहा था कि सर ये श्रोता है, और जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, जिसके लिए हम बातचीत करते हैं वो अन्य पुरुष है। इसके बाद सर एक पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के बाद सर एक पढ़ा था जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक के साथ साथ सर एक पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम के साथ साथ एक पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक पढ़ा था सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। कौन सा पढ़ा था, अनिश्चयवाचक। संपूर्ण मिलाकर सर 6 सर्वनाम पढ़े, 2 2 4 2 6, ठीक। निजवाचक का मूल शब्द क्या था, आप। प्रश्नवाचक में सर 2 मूल शब्द प्रयोग होते थे, कौन और क्या, ठीक। जैसे संबंधवाचक में जो बोगे सो काटोगे, ठीक। मैंने कहा निश्चयवाचक में यह शब्द का प्रयोग, निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, टेस्ट का सवाल था, है ना। इसी को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम,
संकेतवाचक सर्वनाम सर इसी को कहते हैं। ठीक, अनिश्चयवाचक में सर एक शब्द प्रयोग होता था जहाँ से जैसे दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है हमें नहीं पता, या चाय में कुछ गिर गया है, दो शब्द प्रयोग होते थे। उत्तम पुरुषवाचक में मूल शब्द था मैं, यहाँ तू तड़ाके वाले शब्द और यहाँ वह का प्रयोग हम करते थे। तो दो 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 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल मिलाकर शब्दों की संख्या 11 कितनी होती है 11। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, 6 भेदों में से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, वक्ता, मध्यम पुरुष, श्रोता, अन्य पुरुष जिसके लिए हम बातचीत करते हैं। मैं अपना काम आप कर लूंगा। निजवाचक क्या कर रहे हो, कौन जा रहा है, प्रश्न है, जो बोगे सो काटोगे। निश्चयवाचक यह मेरा मकान है, ये निश्चय है। अनिश्चयवाचक कोई आ रहा है, चाय में कुछ गिर गया है, जहाँ से निश्चय ना हो। ठीक, अगला सवाल। उसके बाद से हमने क्या कहा, उसके बाद से हम आ गए थे अपने अगले टॉपिक इस पर, विशेषण पर। इस पर विशेषण सर्वनाम हुआ, विशेषण को देखो ठीक है ना, सर्वनाम हुआ विशेषण। विशेषण के बारे में सर हमने कुछ चीजें ऐसे पढ़ी होंगी, ठीक है ना, कैसे पढ़ी होंगी यहाँ पर कि सर अगर हम यहाँ पर चले विशेषण, यहाँ देखो विशेषण को हम अलग अलग आयामों पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। विशेषण जैसे सबसे पहले सर हमने पढ़े होंगे विशेषण के वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर, वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर इसके भेद कितने होते हैं। इसी को सर मैंने कहा होगा, इसी को अंग कहते हैं। दो भेद पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा उद्देश्य विशेषण और एक पढ़ा होगा विधेय विशेषण। एक उद्देश्य विशेषण को ही विशेष विशेषण कहा होगा। एक मैंने कहा था इसके अंतर्गत पहले विशेषण आता है पहले विशेषण और बाद में आता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं पहले विशेषण, जैसे मैंने लिख दिया नीला कमल, तो सर जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो बाद में है, ये पहले है, ठीक है ना। अच्छा, विधेय जस्ट इसका उल्टा। इस विधेय में क्या होता है कि सर पहले यहाँ पर विशेष्य का प्रयोग होता है और बाद में सर यहाँ पर विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक, अगर यहाँ पर बाद में विशेषण का प्रयोग हुआ, मैंने कहा कि कमल नीला है, पहले यहाँ पर विशेष का प्रयोग कमल, कमल, ठीक है ना, नीला है, ठीक है ना। फिर सर हमने पढ़े होंगे विशेषण के प्रकार, क्या पढ़े होंगे प्रकार, और प्रकार सर हमने विशेषण के पढ़े थे 4। एक जो भेद पढ़ा था वो पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, एक भेद पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण, एक भेद पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण, एक भेद पढ़ा था सार्वनामिक विशेषण। मतलब पढ़ा था यहाँ पर सर्वनाम के शब्द सारा करें। 1 घंटे की क्लास हुई थी केवल इस पर। ठीक, गुणवाचक विशेषण के ऐसे कोई भेद नहीं है, लेकिन इसकी अवस्था है कि सर जहाँ से रंग रूप के बारे में जानकारी मिले कि सर सुंदर बच्चा है तो बच्चे की विशेषता सुंदर है, गुण दोष जहाँ से रंग रूप पता चले। संख्यावाचक के 2 भेद पढ़े थे, कौन कौन से, अगर आपको याद होगा कि भाई एक पढ़ा था सर जहाँ से हमने कहा था कि ये अनिश्चित संख्या है, कि कुछ लोग आए हैं, कितने लोग आए हमें नहीं पता, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना, अनिश्चित संख्या वाचक करके सर एक पढ़ा था। और एक पढ़ा था सर जिसका नाम था निश्चित संख्यावाचक। क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, निश्चित संख्यावाचक। ठीक, और निश्चित संख्यावाचक के अलग से 5 भेद पढ़े, कौन कौन से। एक पढ़ा था कि सर संख्या ऐसे लिखी हो 1 2 3 4 5 6 7 गणनावाचक। एक पढ़ा था पहला दूसरा तीसरा, उसे हमने कहा था क्रमवाचक होगा। क्या पढ़ा था उसको, पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक होगा। मैंने कहा दुगनी मतलब राम की आय श्याम से दुगनी है तिगुनी है, उसको सर हमने आवृत्तिवाचक कहा। मैंने कहा कि अगर दोनों तीनों चारों पांचों, उसको सर हमने समुदाय कहा था। क्या कहा होगा उसको सर हमने समुदाय कहा कि सर समुदायवाचक है, दोनों तीनों चारों पांचों। और संख्या अगर ऐसे लिखी होगी हर एक को पढ़ना है या इत्यादि इत्यादि, उसको सर हमने कहा था प्रत्येकवाचक। उसको हमने क्या कहा, उसको कहा था प्रत्येकवाचक कि हर एक को पढ़ना चाहिए, तुम 10 रोटी खा गए, ठीक है ना। प्रत्येक गणनावाचक के भी 2 भेद, कैसे कि मैंने कहा एक थी पूर्ण गणना, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पूर्ण गणना है। अपूर्ण गणना को सर हमने कैसे पढ़ा था कि सर सवा, चौथाई, एक तिहाई, एक जैसे सवा रुपए, पौन रुपए, एक तिहाई, एक चौथाई, एक 10वां भाग, ऐसे ये अपूर्ण गणना। पूर्ण गणना को 1 2 3 4 5 अपूर्ण गणना में सर सवा, पौन, साढ़े इत्यादि इत्यादि सब पढ़े। क्रमवाचक में ऐसे शब्द ऐसी संख्या पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा। आवृत्तिवाचक में सर दुगना तिगुना चौगुना। ठीक, मैंने यहाँ पर समुदाय में 2 3 4 5 ठीक, मैंने कहा प्रत्येक में हर एक को पढ़ना चाहिए, या ये संख्या जब रिपीट होती है कि तुम 8 8 रोटी खा गए, ठीक है ना, रिपीट हो जाएगी तो प्रत्येकवाचक। ठीक, उसके बाद परिमाणवाचक के 2 भेद, निश्चित परिमाण और अनिश्चित मात्रा का बोध। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इसके भी 2 भेद होते हैं। उसके बाद विशेषण की अवस्था पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था देखो मैंने इस तरीके से बताई, अवस्था और अवस्था जो हमने पढ़ी होंगी साहब, एक पढ़ी थी 1 2 3, एक पढ़ी थी साहब जिसका नाम है मूल अवस्था, एक पढ़ी थी सर जिसका नाम है उत्तरा जहाँ पर तुलना होती है, एक पढ़ी थी उत्तम जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, उत्तम अवस्था। ये 3 अवस्था पढ़ी थी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं सुंदर या मैं लिख दूं अधिक, अधिक सर विशेषण का मूल रूप है। अगर मैं लिख दूं अधिकतर तो सर ये इसकी उत्तरावस्था है जहाँ तुलना होती है, और जहाँ सर्वश्रेष्ठ दिखाने का भाव होता है। मैं अगर लिख दूं अधिकतम तो सर तम का प्रयोग है तो उत्तम अवस्था, ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था होगी, इसी को डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, वही, ठीक है ना। ये अवस्था कितनी होती है 3। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। विशेषण वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर 2, विशेषण के अंग 2, उद्देश्य विशेषण कोई विशेष विशेषण कहते हैं 2, मतलब पहले विशेषण होता है बाद में विशेष। जैसे नीला कमल, कमल की विशेषता बता रहा हूं कि नीला, तो विशेषण पहले है बाद में विशेष है। यहाँ पर विधेय विशेषण में ये विशेष पहले विशेषण बाद में, कि सर कमल नीला है तो जिसकी विशेषता वो पहले, विशेषता बताने वाला शब्द बाद में। ठीक, विशेषण के प्रकार 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सास के पद 2, इसकी एक शॉर्टकट पढ़ी थी, सास के पद 2, ठीक है ना। ये गुणवाचक के ऐसे कोई भेद नहीं है। संख्यावाचक के 2 भेद, निश्चित संख्या और अनिश्चित, निश्चित के अलग से 5 भेद है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। गणनावाचक के भी 2 भेद, 1 2 3 4 5 पूर्ण गणना, सवा, पौन, साढ़े, सवा, एक तिहाई, एक चौथाई, ये पूर्ण गणना। पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक, दुगना तिगुना आवृत्तिवाचक, मैं 2 3 4 समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, हर एक 8 8 रोटी खा गए, 10 रोटी खा गए, प्रत्येकवाचक। अवस्था पढ़ी थी मूल अवस्था अधिक, इसे मूल अवस्था में सिंपल रूप में विशेषण होता है। उत्तरावस्था की सर ये तुलना करने के लिए होती है कि अधिकतर, या कई बार वाक्यों में ऐसे प्रयोग होती है कि राधा श्यामा से अधिक सुंदर है, राधा श्यामा से अधिक सुंदर है, ये भी सर उत्तरावस्था है, तुलना हो रही है। उत्तमा मैं कहूं राधा सबसे सुंदर है तब तो सर उत्तमा अवस्था है। या फिर सर तम के साथ प्रयोग होती है कि राधा सुंदरतम है, तो सर ये भी उत्तमा अवस्था है इसकी, ठीक है ना, ये इसकी उत्तरावस्था है। ठीक, इसके बाद एक और इसका भेद था, यानी यहाँ पर विशेषण हो गया क्रिया, इसको निपटाओ, ठीक है ना। क्रिया वाला टॉपिक पढ़ा जी हमने, क्या पढ़ा था क्रिया। अब देखो पर्यायवाची और विलोम शब्द को ना मैं यहाँ पर रिवाइज करा सकता नहीं, वो तो आपको ही रिवाइज उनका ही रिवीजन आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर उपपद बता सकता हूँ कि किसका क्या अर्थ होता है, लेकिन सभी शब्दों को वापस से रिवाइज करवा पाना शायद संभव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, क्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सर क्री नामक धातु से बनी है क्रिया। ठीक, क्रिया सबसे पहला जो हमने पूरी मैं कीजिए पाकिस्तान से, आपकी ना बातें चल रही हैं, ठीक। अब देखो इस तरीके की क्लास ना सामान्यतः लोग मतलब कम होती है, मेरा व्यक्तिगत मतलब होनी चाहिए ताकि रिवीजन हो जाए, लेकिन रिवीजन अपने स्तर से भी करना चाहिए। अर्थ के आधार पर सर 8 प्रकार की क्रिया पड़ी थी। उसके बाद सर हम आ गए थे कि क्रिया कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, कर्म के आधार पर 2 पड़ी थी। एक पड़ी थी सर सकर्मक, ठीक है ना, और सकर्मक के बाद एक पड़ी थी अकर्मक। अकर्मक जितनी भी आम बातें होती हैं सभी कर्मक। सकर्मक की भी 2 भेद पड़ी, एक भेद पड़ा था सर एक कर्मक, ठीक है ना, एक कर्मक, और एक भेद पड़ा था जिसका नाम था द्विकर्मक। ठीक, द्विकर्मक। ठीक, उसके बाद सर क्रिया एक पड़ी थी सर जी हमने काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया सर एक तो पड़ा था भूतकाल, ठीक है ना,
भूतकाल के बाद एक पढ़ा था सर क्रिया चल रही समय में वर्तमान काल, क्रिया आने वाले समय में सर भविष्यकाल, भूतकाल 6 प्रकार से, वर्तमान काल 5 प्रकार से, भविष्यकाल 3 प्रकार से। फिर पढ़े थे वाच्य, और वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं सर जिसका नाम है क्रियाकर्ता के अनुसार हो तो कृतवाच्य, क्रिया सर कर्म के अनुसार हो तो सर कर्मवाच्य, ठीक है ना। क्रिया भाव के आधार पर हो तो सर भाववाच्य, ठीक। अब देखो पूरा ध्यान लगाओ यहाँ पर। इसके अंतर्गत जब हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ अर्थ के आधार पर एक भेद आया था जिसका नाम था संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर कितने भेद थे कि सर इसके अर्थ के आधार पर भेद निकल कर आए थे 11। एक आए थे वाक्य प्रयोग के आधार पर, रंजक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयोजी क्रिया, सहायक क्रिया। ये सर वाक्य प्रयोग के आधार पर इसके 4 भेद निकल कर आए थे। इसी के अंतर्गत एक और क्रिया आई थी जिसका नाम था सर प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद थे, एक तो था प्रथम प्रेरणार्थक और एक था द्वितीय प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में मैंने बताया था कहीं भी क्रिया के अंत में वाना जोड़ा जाए तो ठीक है। जैसे मैंने अगर लिखा था गिरना, क्या है गिरना? तो एक खुद गिरा। मैंने अगर लिखा गिराना, क्या लिखा मैंने? गिराना। तो अब ए ने बी को गिराया, ये प्रेरणार्थक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं गिरवाना, क्या लिख दूं? गिरवाना। अब ए ने बी को भेजा सी को गिरवाने के लिए, ये द्वितीय प्रेरणार्थक यानी चरम बिंदु है। ये मूल क्रिया, ये प्रेरणार्थक यानी प्रथम प्रेरणार्थक, वो है द्वितीय प्रेरणार्थक। ये है जी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। इसके साथ प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होते हैं 2 भेद। वाना जहां पर आ जाए वो द्वितीय प्रेरणार्थक यानी वो लास्ट वाली क्रिया चरम बिंदु है, द्वितीय प्रेरणार्थक। अच्छा, और हाँ, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। ध्यान रखो कि धातु 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु के अगर भेद आ जाए ना, हालांकि पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है आपका, लेकिन भेद को हमेशा ध्यान रखना। धातु के भेद होते हैं 5, ठीक है ना। अच्छा, कि सर यहाँ पर अगर मैं देखूं कृतवाच्य, कृतवाच्य सदैव, मतलब सदैव नहीं, कभी सकर्मक कभी अकर्मक रहेगा, ठीक है ना। कभी सकर्मक कभी अकर्मक। कर्मवाच्य ये सर सदैव सकर्मक रहेगा, और भाववाच्य ये सर सदैव अकर्मक, इसमें कभी कर्म नहीं होता, ठीक। ध्यान रखिएगा। आगे चले, आगे चले, चलिए सर आगे चलते हैं। इसके बाद देखो अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे ना, यहाँ पर इसके बाद सर हमारी ये टॉपिक आ गए ये वाली क्रिया, वर्णमाला शब्द विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये हो गया। उसके बाद सर अगली स्लाइड पर कौन सा टॉपिक है? अवकारी शब्द, ठीक है ना। कौन सा? अवकारी शब्द। इसको निपटाने का प्रयास करते हैं। 7वें नंबर का टॉपिक अवकारी शब्द को जब सर हम पढ़ेंगे ना तो ध्यान रखिएगा। अवकारी शब्द, अवकारी, अवकारी शब्द। और अवकारी शब्द का ही दूसरा नाम क्या है? अव्यय। क्या नाम है? अव्यय। और अव्यय के बारे में सर हमने ऐसे पढ़ा कि सर ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर जिसका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। एक ऐसा जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय, एक ऐसा जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय, ठीक। और एक पढ़ा था सर जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? कि सर एक ऐसा जिसका नाम है विस्मय बोधक अव्यय, और एक ऐसा जिसका नाम है निपात। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी तो हम शॉर्ट में रिवीजन करवा रहे हैं, अगर एक 4-5 घंटे की क्लास लगवाई जाए आपकी मैराथन किसी संडे को, इस संडे को नहीं, अगले संडे को, ठीक। मेरा टीम से बातचीत करूंगी, 4-5 घंटे की क्लास रिवीजन की लगवा दी जाए, जहां पर सवालों के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, या तो यूट्यूब पर या तो यहीं पर। तो कैसा रहेगा? ठीक है ना। विचार करते हैं, ठीक है ना, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं टीम से। देखो क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े थे। क्रिया का जहां पर सर समय बताया जाए उसको कहा था कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। बात करता हूं टीम से, परेशान नहीं, ठीक। बात करते हैं, ठीक है। कालवाचक एक पढ़ा था सर स्थानवाचक, ठीक, स्थानवाचक। और एक पढ़ा था सर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एक पढ़ा था सर जहां से हमें क्रिया के तो काल स्थान परिमाण रीति, सर क्रिया की रीति के बारे में पता चले, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना, तरीके के बारे में। कालवाचक सर जहां से कब शब्द जोड़ने से उत्तर मिलता हो, जहां से समय के बारे में पता चले, ठीक। स्थानवाचक सर जहां से कहां शब्द जोड़ने से उत्तर मिलता हो क्रिया के साथ, जहां से स्थान का बोध हो जाए, ठीक। परिमाण सर जहां से कितना कितनी जोड़ने से उत्तर मिलता हो, जहां से मात्रा का बोध हो जाए, ठीक। रीति सर जहां से कैसे जोड़ने से उत्तर मिलता हो, जहां से तरीका यानी सर जहां से प्रक्रिया का बोध हो जाए। इसके बाद भी सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि कालवाचक के सर कितने भेद होते हैं? सर कालवाचक के अलग से 3 भेद होते हैं, स्थानवाचक के अलग से 3 भेद होते हैं, पा से परिमाण, पा से 5 भेद सर हमने पढ़े, रीतिवाचक के 10 भेद होते हैं, ठीक है ना। इनके अलग-अलग भेद, लेकिन भेद पढ़े नहीं थे, क्यों? पाठ्यक्रम का ऐसा नहीं है, लेकिन भेद पता होने चाहिए, ठीक। अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय के सर 2 भेद होते हैं। एक जो भेद है सर उसका वो है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। और एक है सर जिसका नाम है व्याधिकरण, समानाधिकरण। और एक ऐसा जिसका नाम है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में किसी भी वाक्य में एक अव्यय होगा, या तो ये सर शब्द को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। अगर एक से अधिक हो गए तब तो सर वह व्याधिकरण, ठीक। संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय के सर 2 भेद होते हैं। एक होता है सर संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, और एक होता है सर अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। अनुबंध, यहाँ से कल टेस्ट में सवाल थे। इस संबंध से मेरा मतलब है कि सर कोई ना कोई कारक चिन्ह के बाद जोड़ा गया अव्यय होगा, और ये तो सर या तो संज्ञा के बाद कारक चिन्ह के बाद अव्यय होता है, ठीक है ना। कारक चिन्ह के बाद अव्यय, ये सर संज्ञा के बाद या सर किसी क्रिया के परिवर्तित रूप के बाद, क्रिया के परिवर्तन रूप के बाद जुड़ा हुआ अव्यय होगा, ठीक है ना। उसे हम कहेंगे अनुबंध। विस्मय बोधक के ऐसे कोई भेद नहीं, निपात के भेद होते हैं 2। निपात के कितने भेद होते हैं? 9, ठीक। अवकारी शब्द, ठीक। अभी देखो अभी हमारे और टॉपिक लिंग वचन कारक संधि की तो खैर अभी तक आपकी हमारी बातचीत नहीं हुई है। काल, वाक्य, वाच्य, उसके बाद इस रस, अच्छा रसछंद अलंकार आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। क्वालिफाइंग परीक्षा में रसछंद अलंकार नहीं आते, और अगर रसछंद अलंकार आते तो समझो या साहित्य के कुछ सवाल आते। हालांकि बिहार के कुछ कवि हम जरूर करेंगे, बिहार के कवि और उनकी कुछ रचनाएं वो बस सिर्फ साइड के लिए, वैसे उनसे सवाल बनते नहीं, ठीक है ना। अच्छी बात है, क्योंकि क्वालिफाइंग परीक्षा में हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य शास्त्र से सवाल नहीं आते, यानी रसछंद अलंकार इत्यादि से सवाल नहीं आते, ठीक है ना। यानी अगर वो आते तो कम से कम 1 महीने की क्लासेस और होती। इस बार प्लान करेंगे कि इस माह के अंत तक आपका पाठ्यक्रम पूरा कवर कर दें, ठीक। सर जी नोट्स नहीं मिले, टॉपिक के नाम बताओ, किस टॉपिक के नोट्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये अलंकार नहीं है, हाँ अलंकार आपको नहीं बने, ठीक है ना। आप फ्री है अलंकार से, तो अलंकार या छंद या रस आप फ्री हैं उनसे। सर कारक और लिंग, कारक के 8 भेद होते हैं, संस्कृत में इसके 6 भेद हैं। सर जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो ना गौतम जी, पूछो। गुरुजी आज सही दिन पूरा नोट्स रिवाइज करने घर पर। हाँ पूछो ना, पूछो सवाल पूछो, कोई भी डाउट है पूछो। सर जी एडवर्ब का अच्छा विशेषण के नोट्स नहीं है क्या? या क्रिया विशेषण, अच्छा क्रिया विशेषण के नहीं है, ठीक है मैं बोलता हूँ। सर जी हिंदी साहित्य पढ़ना है। देखो हिंदी साहित्य अगर आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो यूपीएससी के लिए 1 आध महीने में क्लासेस नहीं होती है, वो कम से कम 1 साल क्लासेस चलती हैं उसकी, प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे। वो साहित्य फिर अलग है, ठीक है ना। उसके लिए कम से कम 1 साल की क्लासेस चलती हैं, वो 2.5 से 3 घंटे डेली, तब जाकर यूपीएससी के लिए हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। और अगर किसी वनडे परीक्षा के लिए अगर साहित्य पढ़ना हो, कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए होते हैं आपके आदिकाल के लिए, भक्ति काल के लिए, और आप रीति काल और आधुनिक काल के लिए, अगर वनडे के लिए पढ़ना हो तो, ठीक है ना। लेकिन आपकी परीक्षा क्वालिफाइंग परीक्षा में हिंदी साहित्य से सवाल हमने तो किसी परीक्षा में नहीं देखे, ठीक है ना, हमने किसी परीक्षा में नहीं देखे। और अगर आपकी परीक्षा अभी क्या है, पहली बार है, वो पहली बार है तो सब देखो हिंदी साहित्य के क्वालिफाइंग परीक्षा में सवाल हमने तो देखे नहीं अभी तक। बहुत सारी परीक्षाएं देखी। सर जी स्थिर और अस्थिर का उच्चारण कैसे करेंगे? स्थिर और अस्थिर, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्थिर अस्थिर, ऐसे इनको बोलो। सा का उच्चारण नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हम स्कूल जब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम? स्कूल जब बोलते हैं तो सर इसको सा नहीं बोलते, स्कूल नहीं है ये, स्कूल बोलते हैं, यानी इसको ई के समान उच्चारण हम करते हैं कि सर स्कूल, ठीक है ना। ऐसे ही इस तरह फिर बाकी की क्लासेस शुरू करवा दीजिए, ठीक है। बिल्कुल जरूर शुरू होंगी, तब तक आप कहाँ पर पहुंचोगे? अपने मैथ वाली क्लासेस में।
सर जी हर संडे को पीवाईक्यू लगवाइएगा प्लीज। हाँ डन। बीपीएससी के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू पूछ रहे हैं हम सैटरडे को, संडे नहीं सैटरडे को उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक ठीक डन। यानी आपका जो हमारा साथ है ना वो है 1 महीने तक, यानी इस महीने के अंत तक प्रयास करेंगे कि हाँ कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल। हम टीम से बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक संडे को क्लास है ना, किसी एक संडे को बस 4 घंटे की एक क्लास हमें चाहिए ताकि हम आपका कंप्लीट रिवीजन और करवा पाए। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं परसों, परसों यानी मतलब कल तो संडे है, परसों में मिलेंगे।